आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन सच कहूं तो एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हम पार्कों और बगीचों को जीवन, मस्ती और मनोरंजन से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम मूल दस्तावेजों के आधार पर ये समझेंगे कि भारत में लैंडस्केप आर्किटेक्चर यानी भूनिर्माण के जरिए मृत्यु और शोक जैसी गहरी चीजों को कितनी खूबसूरती से संभाला जाता है। कैसे हमारे अंतिम विश्राम स्थल, चाहे वो कब्रिस्तान हो या शमशान घाट, प्रकृति के साथ मिलकर एक अजीब सी सुकून देने वाली शांति का निर्माण करते हैं। ये वास्तुकला, मनोविज्ञान और पर्यावरण का एक ऐसा अनोखा संगम है जिस पर शायद ही कभी गौर किया जाता है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक विरोधाभास से होती है। जाहिर है, एक सवाल मन में उठना लाजमी है। भारत जैसी जगह पर जहां एक बड़ी आबादी अपने जीवन काल में बुनियादी जरूरतों तक के लिए संघर्ष करती है, वहां मृत्यु के बाद कब्रों के चारों ओर बगीचे बनाने का विचार पहली नजर में थोड़ा अजीब या शायद हास्यास्पद भी लग सकता है। मतलब, मृतकों के लिए उद्यान, क्या ये महज संसाधनों की बर्बादी नहीं है? यहीं पर यह स्रोत सामग्री हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देती है। बात दरअसल ये है कि ये खूबसूरत जगह जाने वालों के लिए नहीं बनाई जाती। स्रोत के एक बहुत ही अहम हिस्से में ये स्पष्ट किया गया है कि एक सुंदर परिदृश्य उस मृत व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो पीछे छूट गए हैं। दस्तावेज साफ तौर पर कहता है कि ये बगीचे और पेड़ पौधे शोक में डूबे दिलों पर एक शांत प्रभाव या एक सोबरिंग इफेक्ट डालते हैं। जब लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने आते हैं तो ये हरियाली उन्हें एक मनोवैज्ञानिक राहत देती है। और हाँ, साथ ही ये घनी आबादी वाले शहरों में प्रदूषण से लड़ने और जरूरी छाया देने का भी काम करते हैं। यानी ये प्रकृति और सांत्वना का एक बेहतरीन तालमेल है। पहला हिस्सा, पार्क जैसे कब्रिस्तानों की रूपरेखा, जहाँ सादगी और शालीनता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। ये बात सच में ध्यान खींचती है कि इन कब्रिस्तानों का विकास ऐसे ही बिना किसी योजना के नहीं हो जाता। दस्तावेज सीधे तौर पर इनकी संरचनात्मक नियमावली को सामने रखता है। अगर बारीकी से देखा जाए तो इसमें एक बड़े कब्रिस्तान को विभाजित करने का पूरा गणित समझाया गया है। आकार के हिसाब से हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर रास्ते या ड्राइववे बनाए जाने चाहिए ताकि हर कोने तक आसानी से पहुंचा जा सके। मतलब, ये पूरी तरह से एक सुविचारित और सुनियोजित प्रक्रिया है। इन विशिष्ट दिशा निर्देशों को अगर और करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि 3 या 4 हेक्टेयर के छोटे कब्रिस्तानों के लिए कंक्रीट के पक्के रास्तों की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां बस साधारण घास वाले रास्ते ही काफी हैं। सीमाओं पर सदाबहार पेड़ लगाए जाने चाहिए और माहौल में थोड़ा सा हल्कापन लाने के लिए कुछ फूल वाले पेड़। इमारतों को भी बिना किसी भव्यता के बिल्कुल साधारण रखा जाना चाहिए। सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब ये कब्रिस्तान उपयोग में नहीं होते तो उचित वनस्पति के साथ ये भीड़ भाड़ वाले शहरों के पास एक सांस लेने वाली जगह या एक शांत पार्क की तरह भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, पारंपरिक शमशान घाटों का रूपांतरण और कैसे दुख के बीच प्रकृति अपनी जगह बनाती है। यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती सामने आती है। एक पारंपरिक शमशान घाट पर एक औपचारिक सजा धजा बगीचा नहीं बनाया जा सकता। वहां घास और फूलों की क्यारियां लगाना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है। तो फिर इसका समाधान क्या है? दस्तावेज बताता है कि इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। घाटों के आसपास, जो अक्सर नदी, तालाब या पानी के टैंक के पास होते हैं, वहां रणनीतिक रूप से छायादार और फूल वाले पेड़ों के समूह लगाए जाएं। क्यारियां न सही, लेकिन पेड़ों का ये समूह उस कमी को पूरी तरह से भर देता है। वास्तुकला में जैसे जैसे तकनीक बदलती है, भूनिर्माण भी कैसे बदल जाता है, ये देखना सच में दिलचस्प है। एक तरफ पुराने पारंपरिक घाट हैं, जहां भूनिर्माण बहुत ही अनौपचारिक है, नदियों के किनारे पेड़, पानी में खिलते कमल या कुमुदिनी के फूल, और दूसरी तरफ है आधुनिक इलेक्ट्रिक शमशान। क्योंकि इनकी संरचना बिल्कुल अलग होती है, इसलिए यहाँ पेड़ों, झाड़ियों, फूलों की क्यारियों और लॉन के साथ एक पूरा औपचारिक या अनौपचारिक बगीचा बनाना 100% संभव हो पाता है। तीसरा और अंतिम हिस्सा, आधुनिक शमशान और टावर्स, जहाँ परिदृश्य का एक बहुत ही विस्तृत और विशाल रूप देखने को मिलता है। मूल पाठ का ये हिस्सा पारसी समुदाय के टावर्स ऑफ साइलेंस का जिक्र करता है, जो वाकई में गौर करने लायक है। इन टावर्स के चारों ओर जमीन के बहुत लंबे और विशाल हिस्से होते हैं। इतनी बड़ी जगह होने की वजह से यहाँ बागवानी की एक अभूतपूर्व गुंजाइश होती है।
यहाँ बात सिर्फ 1-2 पेड़ लगाने की नहीं हो रही है। यहाँ पूरी परिधि के साथ लॉन, झाड़ियाँ और फूल वाले पेड़ बिछाए जा सकते हैं। यह पूरी तरह से एक दुख भरी जगह को एक शांत प्राकृतिक अभयारण्य में बदल देता है। ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। मूल स्रोत में बाकायदा एक वानस्पतिक डेटा दिया गया है, जहां हर स्थान के लिए एक खास तरह के पेड़ का सुझाव है। जैसे कब्रिस्तानों में गंभीरता और छाया के लिए बरगद, नीम और आम जैसे विशाल पेड़, साथ ही सुंदरता के लिए अशोक और चंपा। पारंपरिक शमशान घाटों के पास मौजूद पानी के लिए कमल और कुमुदिनी। लेकिन सबसे खूबसूरत उदाहरण जो स्रोत में दिया गया है वो है बैंगलोर का टावर ऑफ साइलेंस, जिसके पास जकरंधा के पेड़ों की एक लंबी कतार है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि जब वे जकरंदा खिलते होंगे तो दुख की उस घड़ी में भी वो दृश्य कितना मनमोहक और शांत लगता होगा। तो इन सभी दस्तावेजों और वास्तुशिल्प नियमों को समझने के बाद उसी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर वापस आते हैं। शुरुआत एक विरोधाभास से हुई थी, लेकिन अब शायद जवाब बिल्कुल साफ है। मृतकों के लिए इन परिदृश्यों को डिजाइन करना दरअसल पूरी तरह से जीवित लोगों के लिए ही है। पारिस्थितिकी रूप से यह शहरों को स्वच्छ हवा और छाया देता है, और भावनात्मक रूप से यह पीछे रह गए लोगों को एक ऐसा शांत माहौल देता है जहां वे अपने दुख के साथ कुछ पल सुकून से बिता सकें। अगली बार जब भी किसी ऐसे स्थान के पास से गुजरना हो तो इस बात पर जरूर गौर किया जा सकता है कि कैसे वहां का एक अकेला पेड़ या एक छोटा सा फूल भी जानबूझकर वहां रखा गया है, ताकि वो जाने वालों को विदाई दे सके और रहने वालों को सांत्वना। इस एक्सटेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।